मेरी मौत के बाद। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है मेरी मौत के बाद। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या होना है। एक जोरदार प्रहार के साथ घर के आईने को तोड़ते हुए मैं जोर से चिल्लाते हुए बोला, पागल हो गया है तू? कम से कम तू तो मुझे देख, एक आईना ही तो होता है जो कभी झूठ नहीं बोलता, और तेरे भी नखरे हो रहे हैं। पूजा भागते हुए आई और टूटे हुए शीशे को हैरानी से देखते हुए मम्मी को आवाज़ लगाते हुए बोली, माँ, कोई भी नहीं है कमरे में और ये शीशा पता नहीं कैसे टूट गया। बिल्ली होगी, कोई बेड के नीचे छिप गई होगी। ध्यान से देख, मम्मी ने अंदर से आवाज़ दी। पूजा ने बिल्ली का नाम सुना तो ऐसे डर के भागी कि मुझकी हंसी आने में भी लगी और मैं उसके पीछे भागते हुए गया। अरे नहीं बिल्ली, कहाँ भाग रही है? पूजा भागते भागते रुक गई और अजीब सहूलियत के साथ पीछे मुड़कर देखा, जैसे सब कुछ सुन लिया होगा। मैं खुश हो गया, मुझे लगा कि कोई तो है जो मुझे सुन पा रहा है। पूजा, मैं तुम्हारा दूर। हाँ पूजा, मैं तुम्हारा दूर हूँ, कहते हुए पूजा की तरफ गया। पूजा मेरे लिए नहीं रुकी। दरवाजे पर चुनरी फंस गई थी। वो अब वापस दरवाजे के पास आने में आलस करते हुए कुंडे में फंसे दुपट्टे को दूर से ही झटक देकर निकालने की कोशिश करने लगी। मैंने दरवाजे के पास धीरे से उस दुपट्टे को दरवाजे से निकाला और धीरे से उसके पास ले जाने लगा, लेकिन उसने मेरे पास पहुंचने का इंतजार बिना किए किचन की तरफ दौड़ लगा ली। मैं भी दुपट्टे का दूसरा छोर पकड़कर उसके पीछे पीछे भागने लगा। पूजा और उसकी लहराती चुन्नी किचन में माँ के पास पहुँचे। तेज भागने की वजह से किचन में भी ब्रेक नहीं लगा और माँ से टकरा गई। मैंने अपना माथा ठनका। अब तो खाएगी ये डांट, बावली लड़की। ये तो भला बिल्ली से इतना कौन डरता है? क्या हो गया तुझे? एक क्या भाग रही है? बिल्ली ही होगी, कोई बाघ तो है नहीं, माँ ने कहा और अपनी बहू को संभालते हुए हंसने लगी। पूरा शीशा टूट गया, पता नहीं कैसे। जरूर थोड़ी बिल्ली ही होगी, पूजा बोली। तू फौजी की बीबी होकर और इतनी डरपोक क्यों है? छिपकली, कॉकरोच और चूहे जैसे तो कोई आतंकवादी हैं तेरे लिए, और कारतूस लेकर तेरे पीछे भाग रहे होंगे। हा 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 हा। आ जाएगा ध्रुव तो बोल देना कि पहले घर के आतंकवादियों का सफाया करो, बॉर्डर के तो करते ही रहते हो, माँ बोली। पूजा हल्के सी मुस्कुराहट के साथ चूल्हे में चढ़ाई खीर को चम्मच से हिलाने लगी। कितनी खुशी है दोनों को मेरे आने की, और मैं सुबह से थक गया हूँ दोनों को ये बताते बताते कि मैं आ गया हूँ कब से। तो आगे पीछे घूम रहा है इनके, लेकिन नहीं, इनको तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। मेरे लिए पकवान बनाने से मतलब है। तू इसका मतलब हिला जाकर फ़ोन कर ध्रुव को। कल रात को हुई थी बात, बोल रहा था सुबह 8 बजे तक आ जाऊंगा, नाश्ता तैयार रखना। 9:15 बज गए, माँ ने कहा। सुबह से 4 बार फ़ोन कर लिया लेकिन वह उठा ही नहीं रहे। मेरे तो गुड मॉर्निंग का जवाब भी नहीं दिया। आने दो उनको, आज मैं तो बात भी नहीं करूँगी, पूजा ने कहा। सोया होगा गाड़ी में, जाम लगा होगा, जानबूझकर थोड़ी इग्नोर करेगा। तू एक बार और फ़ोन कर ले, जा मेरे फ़ोन से कर ले, माँ ने कहा। पूजा ने फ्रिज के ऊपर से माँ का फ़ोन उठाया और नंबर डायल करते हुए मिलाने लगी। मैं मुस्कुराते हुए सोचने लगा कि पूजा को मेरा नंबर याद रहता है। वो अपने फ़ोन से ही मुझे नंबर डायल करके फ़ोन करती है, जबकि नंबर सेव रहता है और कॉल हिस्ट्री में भी पहले या फिर दूसरे नंबर पर रहता है। फिर भी आदत से मजबूर घंटी जा रही थी लेकिन उठा नहीं रहे। घंटी की आवाज़ सुनकर मैंने जेब को टटोला तो मेरी जेब में तो फ़ोन ही नहीं था। संदेश आते वाले गाने की सीटी में मुझे इतनी पसंद थी कि मैंने रिंगटोन पर वही लगाया था। शायद मेरे फौजी होना एक ही कारण था और उस गाने से मुझे बहुत लगाव था। फ़ोन की रिंगटोन की आवाज़ गूंज रही थी। एक सुनसान जंगल में मोबाइल पर ज़मीन पर हल्की धूप घास से ओस की बूंदें ओढ़े हुए
वाइब्रेट कर रहा था और उसकी थोड़ी ही दूरी पर गाड़ी का दरवाज़ा अर्ध जला हुआ था और कांच के काले टुकड़े और आसपास ही एक गाड़ी का पहिया में अब तक आग लग रही थी। रिंगटोन की आवाज़ कानों में गूंज रही थी क्योंकि मैं अभी मोबाइल के पास जा चुका था। मोबाइल के पास जलती हुई गाड़ी और झाड़ियों में फंसी हुई लाशों को देखकर मैं हैरान था। मोबाइल को पास जाकर देखा तो मेरी माँ का फ़ोन आ रहा है और मैं जानता था कि मेरी पत्नी पूजा कर रही है। उन्हीं लाशों में खुद को देखकर मैं जयर से चिल्लाया, नहीं। मेरे नहीं बोलने की आवाज़ पूरे इलाके में गूंजी, वो सिर्फ मेरे लिए। मेरे चारों तरफ गर्दन घुमाते हुए धीरे धीरे खुद की लाश के पास गया और उसे उठाने लगा। उसके सीने को मलने लगा ताकि श्वास आपस से वापस आ सके, लेकिन यह असंभव कार्य था। मैं हिम्मत हार चुका था और एक तरफ पूजा और माँ दोनों मेरा इंतजार कर रही थी और दूसरी तरफ मेरी गाड़ी का ब्लास्ट हो चुका था। मेरी तो नहीं, लेकिन सरकारी गाड़ी थी जिसमें और मेरे 5-6 साथी थे। शायद गाड़ी सड़क के नीचे गिर गई थी। मैं रात को उसी वक्त को याद करने लगा। हम सब एक बॉर्डर के पास लगे कैंप से अपनी छुट्टी अप्रूव करवाकर लौट ही रहे थे। सारे भाई लोग भी उतने ही खुश थे जितने कि हम 7 लोग जिन्हें छुट्टी मिली थी। ध्रुव यार, हमारा मन ही नहीं लगेगा तेरे बिना। रात को कंबल कुटाई किसकी करेंगे? राहुल ने शरारती अंदाजे में कहा। राहुल मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड और परेशान भी सबसे ज़्यादा मुझे करता है। जब वो परेशान करता तब मुझे लगता है जैसे कि वह दोस्ती के नाम पर बस एक मजाक उड़ाता है मेरा। मैं बहुत ही बार हमेशा के लिए झगड़कर दोस्ती से छुट्टी लेने की सोचता रहा। तंग आकर उसकी बात बात पर छेड़ना और अब बाकी लोगों के साथ मेरी खिल्ली उड़ाना मुझे पसंद नहीं था, लेकिन हर मुसीबत में जब वह मेरा साथ देता तो यकीन हो गया कि वह बस मजाक में ही करके हम सबको हंसाता है, दोस्ती भी तो निभाता है। उसी ही दिन जब 4 आतंकवादियों ने कैंप पर हमला कर दिया तो बाकी सब लड़ते लड़ते वहाँ से निकलकर दूसरी तरफ भाग चुके थे, लेकिन राहुल तब तक दीवार लांघ कर नहीं गया था जब तक कि मैं फंसा हुआ था, जबकि वो सबसे फुर्तीला था। उसने पहले मुझे दीवार लंघाया और उसके बाद एक लंबी छलांग लगाई। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि राहुल ही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। कल शाम को हंसते हंसते राहुल ने मुझे विदा किया और खिल्ली उड़ाते हुए कहा, अब तो कुछ दिन बीबी के पल्लू में बंधे रहे ना, जिससे परसों मैंने आई लव यू बोला था। सब लोग हैरानी से राहुल की तरफ देखने लगे तो मैंने हंसते हुए सारी बात बताई। मेरे फ़ोन से मैसेज भेजा था। पूजा से मेरा झगड़ा हुआ था, मैंने इसे बताया था, तो पता नहीं कब इसने ऐसी हरकत कर दी। कमीना है ये, दोस्त नहीं है। सब लोग हंसने लगे। हम गाड़ी से थोड़ी ही दूर गए थे कि राहुल का सेंड इमोजी के साथ मैसेज गया, आई मिस यू यार। मैंने स्माइल के साथ भेजते हुए उसका मजाक उड़ाया क्योंकि मुझे पता था कि वो यहाँ भी कोई गेम खेलेगा। गाड़ी निकली और पिंजरे की तरफ पंजाब बॉर्डर से होते हुए हिमाचल की तरफ जाना था क्योंकि सब लोगों को छोड़ते हुए जाना था। मैंने गाड़ी के लास्ट वाले सबसे बड़े सीट पर कब्जा कर लिया और पेट के बल लेटकर कोहनी का सहारा और बाहर देते हुए मोबाइल हाथ में लिया और पूजा को मैसेज करते हुए लिखा, अब तो खुश होना, मैं छुट्टी लेकर आ रहा हूँ, वो भी पूरे महीने की। साथ में मैंने लास्ट सीट पर लेटे हुए एक सेल्फी ली और पूजा को सेंड कर दिया। तब भी पूजा को यकीन नहीं आया क्योंकि उसके साथ अक्सर मैं ऐसी ही ठिठोली करता रहता। पुरानी फ़ोटो भेजकर तुरंत ही वीडियो कॉल कर दिया। तब मेरे पास हेडफोन नहीं था तो मैंने फ़ोन काटते हुए पहले बैग से हेडफोन निकाला और उसके बाद दोबारा कॉल लगाने लगा तो पूजा का मैसेज आया, मुझे पता है आप आ रहे हो और वीडियो कॉल कर रही थी, लेकिन अब माँ के साथ मार्केट जाने लग गई हूँ, शाम को कर लूँगी, टाइम लगेगा तो नहीं भी किया तो कल ही आपसे बात करेंगे। पूजा का मैसेज देखने के बाद मैंने कॉल बैक नहीं किया और माँ को कॉल कर लिया, हेलो माँ प्रणाम। बैठ गया तुम गाड़ी में, थोड़ा ध्यान से आना। ठीक है माँ ने कहा, लेकिन आपको कैसे? मैं कुछ कहता कि दोबारा बोलने लगी। मुझे बहुत दिनों से लग रहा था कि
तेरे से मुलाकात होने वाली है। और जब बहू ने खुश होकर बताया कि ध्रुव आ रहा है तो मैं समझ गई कि मेरा उस दिन का सपना ज़रूर पूरा होगा। 2-4 दिन पहले ही सपने में तू आया था घर पर। सपने में तो मुझे भी आते हैं मम्मी, लेकिन बहुत अजीब अजीब ऐसे सपने कि मैं किसी को बताया भी तो कैसे बताऊं। अजीब तरह से शुरू होते हैं और अजीब तरीके से ख़त्म। मैंने कहा, तू बचपन से ही अजीब सपने देखता है, तेरे सपनों पर तो किताब भी लिखी जा सकती है। अभी वो सब छोड़ और तो ये बता कि नाश्ता क्या करेगा कल सुबह। माँ ने कहा, ऐसे मत पूछो, आप जो पकाते हो वह स्पेशल होता है, कुछ भी पका लेना, मैं 8 बजे तक पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा, माँ ने मार्केट जाना है तो जल्दी से फ़ोन काट दिया। रास्ते में नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत आती है, नेट भी नहीं चल रहा था। मैंने मोबाइल में गाने चलाकर सोना ही बेहतर समझा। मेरी एक और ख़ास बात थी कि जिसके कारण मेरा मजाक भी बनाते थे दोस्त। वो ख़ास बात ये थी कि मुझे जहाँ आके बंद करके 5 मिनट रह लिया वहीं नींद आ जाती थी। कभी भी कुर्सी में तो कभी किसी पत्थर पे तो कभी कैंप के अंदर चटाई बिछाकर ही सो जाता। इतनी प्यारी नींद इंतज़ार करती थी मेरे आँखों को मूंदने का। गाना सुनते सुनते ही मुझे गाड़ी में ही नींद आ गई और उस नींद के बाद मुझे कुछ याद नहीं। मैं घर चला गया तो मुझे कोई देख ही नहीं पा रहा था। मैंने घर का शीशा तक इसीलिए तोड़ दिया क्योंकि मेरी परछाई भी नहीं दिख रही थी। पूजा ने भी नहीं देखा, ना ही माँ ने। जब पूजा ने माँ को फ़ोन किया तो मैंने पाया कि किसी जंगल में मैं बेसुध पड़ा हूँ। फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे। मैंने अपने घरों को, अपने चारों तरफ जल रहे गाड़ी के पुर्जों और साथियों की लाशों को देखकर एक अजीब सा डर मेरे मन में था, क्योंकि मुझे अब भी यही पता था कि वो शीशे में मेरे नहीं थे। वह शीशे में मेरे नहीं थे। दिखने की वजह से क्या थी? पूजा ने क्यों मुझे नहीं देखा, क्यों माँ को महसूस नहीं हुआ, मुझे सब मालूम हो चुका था। इसका सबका कारण था कि मैं मर चुका था, लेकिन मेरी आत्मा को सिर्फ घर जाने की बेचैनी थी, इसीलिए वो शरीर छोड़कर घर चले गई। अब मैं घुटने के बल अपने बड़े मोबाइल की तरफ देख रहा। झाड़ियाँ इतनी थी कि कोई ठीक से तनकर चल भी नहीं सकता। जैसे ही मैंने मोबाइल को पकड़ने लगा तो मोबाइल के पास किसी का पैर नजर आया। मैंने पैरों को देखते हुए ऊपर की तरफ गर्दन उठाई तो वह लड़खड़ाता हुआ फौजी को अपने सामने पाया। वो मोबाइल उठाया और आने वाली कॉल को डिस्कनेक्ट करके एक हेल्पलाइन नंबर डायल कर लिया। हेलो, गाड़ी नंबर 13682 अमृतसर टू हिमाचल पलट गई है और गाड़ी के सारे जवानों की मौत के घाट उतर गए हैं। मैं ही बच गया हूँ, क्योंकि जब गाड़ी पर आतंकवादियों का हमला हुआ तब मैं गाड़ी में नहीं था। गाड़ी पर इलेक्ट्रिक कारतूस से हमला करके उसका बैलेंस बिगाड़ा गया और पलटते हुए ही गाड़ियों पर गोलियां चलाई गई। मैं बहुत मुश्किल से फौजी भाइयों की लाश तक पहुंचा हूं। ओके, हम करते हैं, कुछ कहते हुए कॉल को डिस्कनेक्ट हो गया। अरे ये तो रघु है, मैंने खुद से कहा। झाड़ियों को हटाते हुए रघु के पास गया। रघु से मैं कुछ कहता कि पूजा का कॉल आया। रघु ने नाम पढ़ा और कहा, क्या कहूँ मैं पूजा भाभी को, कैसे उठाऊँ फ़ोन? अरे उठा ले ना, प्लीज़ उठा ले और बोल दे कि ध्रुव आ रहा है, उसे बोल देना। मैंने कहा ही था कि रघु भी बोल पड़ा, मुझ में ही नहीं है हिम्मत, लेकिन ध्रुव जाएगा, ध्रुव घर तो जाएगा, वो भी पूरे शान से। तिरंगा उसके कफन होगा और तिरंगा में लिपट कर ध्रुव घर पहुँचेगा। उससे पहले पहुंच चुकी होगी उसकी कहानी। जिस तरह उसने इन 8 साल में आतंकियों का जीना हराम किया, घुसपैठियों को उसके कैंप में घुसकर मारने का खिताब भी तो ध्रुव को हासिल था। यही नहीं, ध्रुव ने अकेले ही 8 आतंकवादियों से लड़कर सुपर हीरो की उपाधि जो हासिल की, उस दिन को कैसे देश भूल जाएगा, जब 4 जवान को शहीद करने वाले आतंकवादियों ने ध्रुव को किडनैप करके पूरे देश को चुनौती दी थी और अपनी शर्त मंजूर करवाने के लिए धमकी भी दी थी। ध्रुव ने ही उस शर्त को न मानने को कहा, लेकिन सरकार ने अपने जवान के लिए शर्त मंजूर कर ली तो ध्रुव उन सभी आतंकवादियों के साथ उनकी शर्तों को भी
नामो निशान मिटा दिया था। रघु अकेला अकेले आंखों में पानी लिए मेरी तरफ किए जा रहा था। अरे बस कर मेरे भाई, रो मत। तुम मेरे लिए रोते हुए, और मुझे फिक्र है उस माँ की जिसे कल शाम को भी ठीक से खाना नहीं खाया होगा, यह सोचकर कि कल सुबह अपने बेटे के साथ खाऊंगी। और मेरी बीवी पूजा की कितनी बदनसीब है वो, जो उसे प्यार से गले भी साल में एक बार लगाता हूँ, और वह भी इंतज़ार कर रही होगी कि मैं आऊँगा तो पहले ढेर सारी शिकायतें करेगी और उसके बाद अपने दिल की बात बताएगी। मैं फिर से उसका हाथ पकड़कर उंगली से उसे घुमाते हुए किसी हिंदी पुराने ज़माने के गाने में झूमूंगा, जैसे हर बार झूमते थे। आखिर उसे गर्व होता है कि उसका फौजी पति छुट्टी लेकर आया है, जिसे वह सुबह से शाम याद करती है। बहुत सारी अरमानों पर पानी फिर चुका था। मैं भी ठहर गया और रघु भी अब वहीं रुका। उसने फ़ोन तो नहीं उठाया, लेकिन अब वो अपने मोबाइल पर फ़ोन करने लगा, क्योंकि उसका मोबाइल खो चुका था। उसे उम्मीद थी कि यहीं कहीं गिरा होगा। सूरज की शुरुआती किरणें अब झोपड़ियों झाड़ियों से छनते हुए हमारी तरफ आने लगी। झाड़ियों की ओस कोहरा बनकर उड़ने लगी। रघु हमारी लाशों के पास बैठ गया और इंतज़ार करने लगा कि उनकी मदद के लिए टीम आए। मैं अब जान चुका था कि मैं मर गया हूँ, इसलिए अब इन झाड़ियों से ज़्यादा ज़रूरी था कि जाकर देखना उन तक खबर पहुँची है या नहीं। घर गया तो अभी तक वहाँ कुछ भी नहीं पता। लोग टेंशन में ज़रूर थे कि 9:15 बजे बज गए, लेकिन मैं घर नहीं आया, ना ही फ़ोन उठा रहा। तेरे पास उसकी दोस्त का नंबर होगा, किसी को फ़ोन करके पूछ, माँ ने पूजा से कहा। एक ही नंबर था राहुल का, लेकिन वह भी साथ नहीं आया। मैंने किया था उनको फ़ोन, पूजा ने कहा। एक बार और करके पूछ ले, तो दूर के अलावा किसी और को फ़ोन करके पूछ लेगा, माँ बोली। माँ की जिद देखते हुए पूजा ने फिर से राहुल को फ़ोन किया। इसी बीच राहुल की रघु से बात हो चुकी थी कि मेरे फ़ोन से, इसलिए राहुल सब जानता था। एक झिझक के साथ राहुल ने फ़ोन उठाया था। हेलो भैया, आप की हुई बात उनसे, पूजा ने कहा। राहुल के पास कहने के कोई शब्द नहीं थे। उसने कांपती और रोती सी आवाज़ में कहा, भाभी आप टीवी खोल लो। कहते हुए राहुल ने फ़ोन काट दिया। टीवी खोली और सुनते ही पूजा सुन्न पड़ गई। एक तरफ राहुल की दर्द भरी आवाज़ और ऊपर से उसने कुछ बताया भी नहीं। पूजा की हिम्मत ही नहीं हुई कि टीवी खोलने की। फिर भी वह आगे गई और टीवी खोलते हुए सोफे में बैठ गई। पूजा को शांत देखकर माँ की चीख निकल आई। सुबह सुबह शीशे का टूटना पहला ही अपशगुन हुआ था। ऊपर से उसकी दाईं आँख सुबह से फड़क रही थी, जिससे वो सिर्फ इसलिए इग्नोर कर रही थी क्योंकि हमेशा अच्छा और पॉजिटिव सोचना चाहिए। टीवी में समाचार इस प्रकार थे। सुपर हीरो ध्रुव और उसके साथ ही हुए आतंकवादियों के धोखे का शिकार। कुछ दिन पहले ही ध्रुव के दिखाए कारनामे से डरे हुए आतंकवादियों ने रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर किया पलटवार। देश को फिर से हुआ 6 जवानों को खोने का नुकसान। फिर से भारत माता के 6 पुत्र अब हमेशा के लिए सो गए अपनी माँ की गोद में। 6 शहीद जवानों को पूरा देश देगा भावी बिना श्रद्धांजलि। शहीद जवान ध्रुव की जगह उनकी माँ निर्जला देवी को किया जाएगा सम्मानित। समाचार देखते देखते पूजा बेहोश हो गई और माँ की आंखों में आंसू बहते बहते टीवी पर नजर गड़ाए ना कुछ देख रही थी और ना ही कुछ सुन रही थी, क्योंकि उसने सुना था कि उसके अलावा सुनने लायक बात नहीं थी। समाचार के शौकीन पड़ोसियों को लगभग खबर सुनने के बाद घर आने लगे। पिंपन करके एक एक करके हॉर्न दे लगातार चल रही थी, लेकिन और एक मोबाइल जो बार बार रिंग कर रहा था। बस की सीट के नीचे की तरफ लटका हेडफोन और बैग के ऊपर रखा सिर। सब बस स्लो मोशन के चलने के उत्पन्न कंपन से कांप रहे थे और पसीने से भरा हुआ ध्रुव आंखों से आंसू बहा रहा था। फिर अचानक एक तेज ब्रेक से ध्रुव की सीट फिसल गया और बेइज्जती के डर से वह एकदम उठा और देखने लगा कि किसी ने उसे गिरते हुए तो देखा नहीं, वरना फिर सब उसकी खिल्ली उड़ाने लगेंगे। शुक्र है सब मजे से सो रहे हैं, बस ड्राइवर जागा था।
खिड़की से बाहर झाँकते हुए बाँसें लेकर ध्रुव ने झट से बैठ गया और हे प्रभु, सुपर हीरो बनने से सपने इतने तंग करते हैं और मुझे अपने फौजी साथी तो पहले ही पैर रखे थे और फिर इतने सारे आतंकवादियों को उनके कैंप में जाकर कैसे मारा मैंने, और मैं खुद भी तो मरा बेकार। आज वाला सपना तो बिल्कुल ही बेकार था। कहते हुए ध्रुव ने हेडफोन कान से में डालते हुए पूजा को फ़ोन किया। हेलो, उठ गई क्या? उठ गई, सोई हुई हो या फिर नींद ही किसी आई है, पता नहीं। जब आपको आना होता है तो नींद कहाँ गायब हो जाती है, पूजा ने कहा। अरे लेकिन अभी तो सुबह के 5 बज रहे हैं, पूरे 3 घंटे हैं मेरे आने में, बस रफ्तार जैसी है, उस हिसाब से 4 भी लग सकते हैं। ध्रुव ने कहा, आपके लिए नाश्ता भी तो पकाना है, मम्मी तो सुबह से ही किचन में खटपट करने लगी है, शायद कुछ स्पेशल बनाएंगे आज। पूजा ने कहा, चलो आराम से बनाओ, मैं भी आराम से आ रहा हूँ। हाँ, घर आकर तुम्हें आज वाला सब खतरनाक था कि आज तो सपना इतना खतरनाक था, उठा तो पूरी आंखें भीग गईं। ध्रुव ने कहा, ऐसा भी क्या देख लिया? चलो घर आकर बताना, मैं भी कुछ काम कर लेती हूँ। ओके भाई, ध्रुव ने कहा और फ़ोन काट कर आंखें बंद कर ली। बाकी सारे साथी सोए हुए थे। अब ध्रुव को नींद नहीं आ रही थी। वो अजीब से सपने के बारे में सोच रहा था। माँ सही कहती है कि मेरे सपनों पर तो एक बुक भी लिखी जा सकती है। एक बार फौजी से रिटायर हो जाऊँ, फिर लिखूँगा अपने सारे सपनों को। कहते कहते ध्रुव सोने की कोशिश करने लगा। बस के झटके और सफ़र के साथ फिर से एक नया सपना। ध्रुव की लाइफ तो नींद और सपनों में ही उलझ गई। अभी तक के वह सपने, वो एक सुपर हीरो था। अगर नींद में देखेगा तो वह हमेशा सुपर हीरो सपने में ही रहेगा। असल ज़िंदगी में तो सुपर हीरो बनने के लिए खुली आंखों से सपने देखने पड़ते हैं और मेहनत करनी पड़ती है। खैर, ध्रुव मेहनत करना पसंद था, लेकिन सिर्फ सपनों में। इसीलिए तो वह बिना मेहनत के जहाँ आंखें बंद करता वहीं सो जाता। कहानी पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।